हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। ऑपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम ने कल खैबर पख्तूनख्वा में स्वात के मकाम पर जलसा किया, जिसमें जो बातचीत की गई वो आप मुलाहिजा कर रहे थे। इस जलसे की खास बात यह थी कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पहली बार पीडीएम के किसी बड़े जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि अवाम इस हुकूमत से घबराएं और इस हुकूमत को भगाएं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तंज करते हुए तफरीही जो रिजॉर्ट मालम जब्बा का है उधर ना जाने का कहा और जवाब ये बताया कि मालम जब्बा में करप्शन किसी और ने की है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं वहाँ गया तो वो केस भी मुझ पर बन जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी खिताब किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमरीका को अड्डे ना देने पर झूठ बोल रही है। अमरीका ने फौजी अड्डे मांगे ही नहीं, उसने एयर स्पेस मांगी थी जो दे दी गई। हुकूमती शख्सियात ने अपोजिशन के इस जलसे को फारिग सियासतदानों की पिकनिक और नाकाम तरीन जलसा करार दिया और कहा कि अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद मुस्तरद सियासी टोले ने स्वात में एक नया ड्रामे का स्टेज रचाया। वफाकी वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि नून लीगी लीडर्स स्वात में अच्छी तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे और कुछ ऐसा नज़र भी आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है जहां मरियम औरंगज़ेब मालम जब्बा में स्की रिजॉर्ट गई, वहां पर उन्होंने काफ़ी तफरीह की। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और ANP के निकल जाने, बजट की मंजूरी और पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में अस्करी क़यादत की तवील नशिस्त में एतमाद की बहाली के बावजूद चंद अपोजिशन रहनुमा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे करके क्या हासिल कर सकते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। एक और बहुत अहम मामला है, आज एक बड़ा अहम दिन है, 5 जुलाई है। इस रोज़ 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगा दिया गया था और फिर मुल्क ने आमरीत का एक लंबा दौर देखा जिसको आज भी स्याह दौर के तौर पर याद किया जाता है। पीपल्स पार्टी आज यौम स्याह मना भी रही है। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से बातचीत भी की। इस दिन को सारे लोग स्याह दिन तो करार देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इससे हमने कुछ सीखा है या फिर हम वही खड़े हैं आज तक, क्योंकि अब तीसरी जमहूरी दौर हुकूमत है इस वक्त और सियासी रवादारी का ये आलम है कि हुकूमत और अपोजिशन में मामलात अस्करी क़यादत की मुदाखलत के बगैर तय नहीं हो पाते, एक जगह बैठते नहीं है और ये दोनों उनकी मुदाखलत के बगैर आता है कि किसी जगह पर बात भी करने को तैयार नहीं। और एक तीसरा मामला भी है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में खिताब किया और उन्होंने कहा कि एक ही तीर से कठपुतली हुकूमत और वोट को इज्जत दो वालों का भी हम मुकाबला करेंगे। तो क्या उनकी मुराद है इससे? क्या बिलावल अब PTI हुकूमत और मुस्लिम लीग नून को एक ही तराजू में, एक ही पलड़े में तोड़ रहे हैं? इन सब मामलात पे बात करेंगे और हमारे साथ होंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रज़ा साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। लेकिन उनसे बात करने से पहले हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और फिर इन तमाम मामलात के ऊपर इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दो अहम मामलात हैं जिसमें हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक तो स्वात में पीडीएम का जलसा, दूसरी तरफ आज 5 जुलाई है। 1977 को आज के दिन जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। हम इस पे भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि हमने उससे कुछ सीखा या वहीं कहीं खड़े हैं आज भी हम। सदाकत अब्बासी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी और आप तीनों मेहमानों को मैं वेलकम भी कहूँगी प्रोग्राम में। अब्बासी साहब, कल जो जलसा हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम की गई है और मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि अमरीका ने अड्डे मांगे नहीं, एयर बेसिस जो है वो उन्होंने एयर स्पेस मांगी थी जो कि इस हुकूमत ने उनको दे दी है। अब जो बयानात का सिलसिला हम देख रहे हैं उसमें मोहिद यूसुफ साहब ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा अमरीका ने हमसे फौजी अड्डे तो मांगे नहीं थे। आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग महज तकारीर या बयानात देते हैं, ऑप्टिक्स के ऊपर आपकी हुकूमत चल रही है। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस पर? जी अब साहब, बहुत शुक्रिया। माजी में हमारा माजी है और अफ़गान वॉर के हवाले से, अमेरिका के साथ मिल के ये जंग लड़ने के हवाले से जो हमने जो कुछ भी किया, वज़ीर आज़म ने उस दिन बड़ा ओपनली पार्लियामान में उस अपनी तकरीर में सब चीज़ों का अहाता किया कि कैसे हमने अपनी सॉवरेंटी जो थी, हमारी जो खुद मुख्तारी थी, उसको हमने कुर्बान किया और किस तरह हमें इतनी 2 दहाइयों की जंग लड़ने के बाद हमें दोगला कहा गया, हमें डबल फेस कहा गया और हमें डू मोर कहा गया। और पहली दफ़ा वज़ीर आज़म ने जो स्टैंड लिया
मौलाना फजल रहमान को बताना था कि उनकी पार्टी के लोग भी वज़ीर आज़म की तकरीर पे वो डेस्क बजा रहे थे और उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। और माजी हमारा भरा पड़ा है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे पीपल्स पार्टी और नून की क़यादत हो, ये ड्रोन हमले करवाते थे, उसकी मजम्मत भी करते थे और ड्रोन हमले होते रहते थे। मुशर्रफ साहब ने भी ड्रोन हमले कराए, लेकिन मुशर्रफ साहब के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा ड्रोन हमले जो है वो पीपल्स पार्टी और नून के दौर में, कुछ 400 ड्रोन हमले इनके दौर में हुए। तो वो वज़ीर आज़म ने एक बात की और उस बात से मौलाना साहब फजल रहमान का वोट बैंक ज़ाहिर बुरी तरह मुतासर हुआ, क्योंकि वो तो साबित करते हैं कि इमरान खान पता नहीं यहूदी हैं या पता नहीं क्या है। तो वो एक पूरी लहर होती है, अब उसमें इनको तकलीफ होना तो इनका बनता है। बाकी जो वज़ीर आज़म ने कहा वो बड़ा वाज़ेह है कि हम अपना कंधा अमन के लिए हर मुल्क को देना चाहते हैं। अगर अफ़गानिस्तान में अमन लेके आना है, अगर वहाँ जंग करनी है, हम उसका पार्टी नहीं है। और आपको पता है कि यही मौलाना फजल रहमान, यही पीपल्स पार्टी और नून लीग इस सारी गेम का हिस्सा रही, जब पाकिस्तान का तकरीबन 80,000 बंदा शहीद हुआ, पाकिस्तान में 150 अरब का नुकसान हुआ, और किसी लीडर को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस जंग से पीछे हट सके या कोई स्टैंड ले सके। इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तब भी उनका मौक़िफ़ था कि ये गलत है, और आज भी वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। अब मौलाना फजल रहमान जो कि इररिलेवेंट से हो गए, ठीक है अबाई साहब, उनकी बातें कभी ये और कभी वो। जी अबाई साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है स्ट्रेट फॉरवर्ड और एब्सोल्युटली नॉट वाला, यकीनन तारीफ का मुस्तहक है, सभी की तरफ से उसकी तारीफ की गई। लेकिन सवाल यही उठे, अड्डे मांगे नहीं गए तो फिर अड्डे ना देने के ऊपर अब हम कब तक तारीफ करें? दूसरी बात, एक वजाहत सामने नहीं आई, 2001 से मुआहदा चल रहा है एयर स्पेस का, तो क्या उसको एक्सटेंड किया गया है? 30 जून को एक्सपायर हुआ है वो, ये वजाहत हमें अभी तक हुकूमत के तरफ से सामने नहीं आई है। देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है, इसमें बहुत सारे सफारती चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता उस तरह, बिकॉज पाकिस्तान खुदा न खास्ता हमारे ताल्लुकात सारे मुल्कों से हैं, अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हुकूमत रखना चाहती है, तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो वज़ीर आज़म ने बात की, जो मोईद यूसुफ ने बात की, पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़े कहा, एक नंबर 1 कि जंग इस मसले का हल नहीं है, नंबर 2 अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है जो शायद माजी में कभी था या होगा, और नंबर 3 ये कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती बिल्कुल पूरा साथ देंगे इस सारे मसले को पीसफुली हल करने में। अगर अमेरिका लड़ाई करना चाहता है, हम किसी तरह से भी उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। इससे आगे मेरा ख्याल है अब बतौर हुकूमती तर्जुमान मेरा जाना बनता है। ठीक है जी। मलिक साहब, कल अब जो है आप लोगों का जो जलसा था उसके ऊपर हुकूमत ये कह रही है कि स्वाद का जलसा सियासतदानों की पिकनिक थी। आप पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म से आप लोग ये जलसे करके अब अचीव क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल बनता है। जब बजट पास होगा, बजट पेश हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की उस पर बेतहाशा उन्होंने दाद वसूल कर ली, फिर कौमी सलामती का इजलास हो गया और सब एक पेज पर बैठ भी गए वहाँ पे, तो अब पीडीएम के इन जलसों से क्या अचीव करना चाहते हैं? अच्छा, देखिए, बुनियादी सवाल यहाँ पर ये है कि जो पीडीएम की एक अपनी हिकमत अमली है, उसके तहत एक मोबिलाइजेशन अपोजिशन जमातों का हक है, और वो अपनी मोबिलाइजेशन के ज़रिए जो मैसेज है उसको क्लियरली दे रहे हैं। कल मौलाना फजल रहमान ने बहसीत पीडीएम के सरबराह के जो कहा है, क्या वो गलत है? अगर तो कहा गया गलत है इस एतबार से कि अगर फ़ज़ाई हदूद के दाखिले की और उसके इस्तेमाल की बात थी, और वो पिछले एक मुआहदे के तहत 10 साल के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद था, और फिर उसकी मज़ीद तोसी भी जो थी वो उसी मुआहदे के तहत दोबारा की जा सकती थी, और फ़ज़ाई अड्डों के मामले में अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कोई मुतालबा भी नहीं था, तो फिर उसमें इमरान खान का जो बतौर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में ख़िताब है, तो मैं ये समझने से आज तक कासिर हूँ कि वो जंग जिसमें आम शहरी, चाहे वो पाकिस्तान का शहरी था, चाहे वो हिंदुस्तान का शहरी हो या चाहे वो अमेरिका का शहरी हो, वो आम शहरी किसी दहशतगर्दी के हमले के नतीजे में मारा जाए तो उसको प्राइम मिनिस्टर कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या वो दहशतगर्दी है कि नहीं है? क्या एमलेसली एक इस तरह की सफाकियत उसके ऊपर फिर उसके कहीं पर जाके उसके ख़िलाफ़ अगर कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स दुनिया में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, पाकिस्तान भी पार्टनर इन दैट वॉर था, तो उसको ये कहकर रद्द करना कि ये जंग हमारी नहीं थी, किसी और की जंग मुसल्लत की गई, तो गालिबन उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि अलकायदा की सेंचुरी अफ़गानिस्तान में है जिसके ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी जा रही है।
तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या डाइकोटमी है, किस चीज़ को प्ले अराउंड किया। अच्छा, कहा गया जी कि मुझे तालिबान खान कहा गया। तालिबान खान आपको इसलिए नहीं कहा गया, तालिबान खान आपको इसलिए कहा गया कि मस्जिद हक्कानी के मदरसे से मुंसलिक वो लोग जो कि तालिबान की उस दहशत गर्दाना पूरी एक्टिविटी में मुलविस थे, आपकी गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती रही। मुझे याद है जब बिलावल साहब ने उनको तालिबान का और बाकी लोगों ने भी तालिबान का। इसलिए लेट्स पुट द राइट पर्सपेक्टिव राइट। इनका इख्तियार था, इनकी कोई हैसियत थी कि बहैसियत के ये बात करते और उस वक़्त ये कहते ड्रोन हमलों में या उससे पहले USSR के मामले में। आपकी स्टेट की पॉलिसी थी जिसको आज आप रियासत कह रहे हैं और जिसके साथ एक पेज पे खड़े होने की बात कर रहे हैं। क्या हमीद गुल ने डिज़ाइन नहीं की थी वो पूरी एक्टिविटी जो USSR के ख़िलाफ़ थी? कौन पूछेगा उसका? आज तो आप सेम पेज पर है तो उस दिन का पेज फाड़ के फेंकना चाहते हैं। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस, क्रैप है ये। बात करनी है तो खुल के बात की जाए, रियलिटी के साथ बात की जाए। और पॉइंट स्कोरिंग ऑन पॉलिटिकल, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं एक बात करूं और उसमें ये सदाकत बैठा यहाँ से उछल के कोई और बात करनी शुरू कर दे। कुछ चीज़ें सेंसिटिव हैं जिस पर हम नो नॉनसेंस पे बात करेंगे। कुछ चीज़ें इनका राइट है, ये जैसे मर्जी बोलते रहे। इन्होंने एक वतीरा पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ के जैसे मर्जी धकीलते थे, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करेक्ट रहना चाहिए। आज किधर है चौधरी फवाद? मुझे बताएं ना आके कि उनका इस जंग के बारे में क्या ख्याल है। मैं फिर आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ। आज इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। आज किधर है शेख रशीद साहब? मैं बताता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे, इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे क्या हैसियत है। आज मैं डॉक्टर आरिफ अलवी सदर है, मैं उनका पर्सपेक्टिव आपको भेजता हूँ क्या था। इफ़ इट हैज़ चेंज्ड ऑन 90 डिग्री तो फिर मुझे पता नहीं, और फिर इनकी मर्जी। और जलसों से क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं? देखिए, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इट इज़ इन माई ओन राइट, ये मेरे अपने हक के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक रैलिंग मैंने कोई इनकी तरह के फजूल जलसे करने कि 120-22 दिन पूरे मुल्क का निज़ाम जामिद करके बैठ जाऊँ। इस्लामाबाद के ऊपर 12-20-25 किराए की कुर्सियाँ रख के मैं उधर वहाँ पे एक कल्चरल शो करने बैठा हूँगा वहाँ पे। मैं एक जेन्युइन पब्लिक रैलिंग कर रहा हूँ, मैं मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ। हुकूमत की जो नाअहली है, इनकी जो मिस गवर्नेंस है, इनकी जो इस वक्त गर्मी की इस अजियत में, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं जनसेट पे बैठा हूँ, यहाँ पे लोड शेडिंग है, 1 घंटे के साथ घंटा लोड शेडिंग है। इनको शर्म नहीं आ रही को बात करते हुए? भाई साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। जी, एक उन्होंने कहा कि जी नॉनसेंस है, तो मुझे लगा कि बड़ा गुस्से में है ये, और ये इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जो वज़ीर आज़म ने बात की है वो हर पाकिस्तानी के दिल की बात थी। पहले हम एक पेज पे थे या आधे पेज पे थे, या रियासत का फ़ैसला था। कौमें गलती करती हैं और गलती में इमरान खान शरीक नहीं थे। वो उस वक्त भी जो बोल रहे थे आज भी वही बोल रहे हैं। आपको अगर अपने लीडरशिप का कद छोटा लग रहा है तो वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप भी बर्दाश्त करें कि आपके जहाँ लोग वहाँ जाके डांट खा के आते थे और डू मोर की बातें सुन के आते थे और वहाँ जाके कहते थे कि वी हैव टू कीप आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। इस तरह की बातें हम दुश्मनों के सामने करते थे। तो आज अगर किसी ने बात की है तो आप उसको माने, आपका जो भी मौक़िफ़ होगा। रही बात कि शेख रशीद क्या कहते थे या फवाद चौधरी क्या कहते थे, ये पॉलिसी मेकर नहीं थे, ये उस पॉलिसी मेकर मुशर्रफ के आगे पीछे मशीनरी थे। आज वो अपनी बात नहीं करे, फवाद चौधरी अपना बयान नहीं दे रहे, कोई शेख रशीद अपना बयान नहीं दे रहे। ये लीडर का फैसला है और इमरान खान एज एमर्ज एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा कि जो इस तरह अपने कदमों पे खड़े होके बात कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो आपको वो बात इस तरह नहीं करनी चाहिए जिसके आपको नॉनसेंस लग रहा है। तो आपको लग रहा होगा मुझे आपकी बात नॉनसेंस लग रही है। जरा आप अगली बात सुन लें कि ये जो जलसे की बात कर रहे हैं, हमारे जलसे फजूल थे, इनके जलसे बड़े अच्छे थे। यार, बंदे का कोई मुंह मथा होता है। आपने कहा था हम तो इस्तीफे सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जलसों में ही कहा था ना, अवाम से हाथ खड़ा करके कहा था, आपने लड़ लिया। आपने कहा था बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आपने लड़ लिया, तो झूठ साबित हो गया। आपने कहा था आप इस्तीफे लेंगे, आपने नहीं लिया। फिर आपने कहा था इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, झूठ हुआ। आपने कहा आर या पार करेंगे, आपने कोई नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो बजट को सीसा फलाई दीवार बनेंगे, वो दीवार के पीछे छुप गए। तो आपकी क्या पब्लिक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है कि आप दूसरों के जलसों को फजूल कह रहे हैं? हमने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, हमने उनको नाअहल करवा के वहां से घर भेजा। हमारे जलसों की ये अचीवमेंट थी। बाहर भी तो भेज दिया, बाहर भी तो भाई साहब भेज दिया। मुझे शैला साहबा के राब्ता बहाल हुआ।
सैर सपाटे शैला साहबा से राब्ता बहाल हुआ, उनको कमेंट भी शामिल कर लेते हैं। शैला जी, अब आप ये नून लीग और बाकी की ऑपोजिशन के मंजरनामे के ऊपर आप लोग नहीं कहीं नजर आ रहे, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, वो इससे हट गई। और अब अगर PMLN और दूसरी पार्टीज़ ने ये जलसा किया है तो ये उनका राइट है। जलसा करके चाहे उसमें लोग कम आए चाहे ज़्यादा आए, आवाम के मसाइल पर ही बात कर रहे हैं ना। हुकूमत की तरह तो नहीं है कि अब तक दूसरों के काम पे 27 मरतबा तख्तियाँ लगा चुके हैं वज़ीर आज़म। तो जलसा हुआ, कभी जो है आप उसकी अहमियत समझते हैं ना कि हर चैनल जो है वो उसको, अगर वहाँ पे लोग कम थे आपने दिखाए, लेकिन आपने बार बार उनकी बात तो पहुँचा दी ना आवाम को। तो मैं समझती हूँ कि उसमें इम्पैक्ट ना भी हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑपोजिशन तो जलसे ही करके वो बातें बता रही है जो आपकी नाकामियाँ हैं। अब मैं आ जाती हूँ, ये जो इन्होंने बड़ी बातें की, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी हम ये इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जंग अब कहाँ हो रही है? आज 5 जुलाई या 4 जुलाई को अमेरिका निकल गया, हम जो है डूमोर का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी वो खुद नहीं कर रहे, ये नेटो कंट्रीज ने देखा था। वो जो आप कहते हैं कि एक दहशतगर्द पाकिस्तान का 30 साल से अमेरिका में लंदन में बैठा हुआ है तो हम लंदन पे हमला कर दें, आपको पता ही नहीं है कुछ। यहाँ बैठ के पूरे मुल्क में टेररिज्म हो रहा था। उसके बाद जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने आलमी अमन के लिए एक पॉलिसी बनाई थी। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने डेथ सेल से लिखा था कि रशिया का निकल जाना और अमेरिका का इस जंग में साथ देने से ये होगा कि इन फ्यूचर, ये लिखा था सदाकत अब्बासी साहब, इन फ्यूचर जो है अमेरिका का किरदार एक दंदनाता हुआ वो होगा, ताकतवर आदमी जो ताकत के बल पे सब कराता है। और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना होगा, हमें रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि तारीख से लेना देना नहीं है, ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। तो लेकिन फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ जो आलमी साजिशें थी उसमें ये सारी बातें जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की थी उनमें ज़रूरी था कि उनको शहीद ही कर दिया जाए और उनके जुडिशल मर्डर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आप बात कर रहे हो, क्या आपको ज़रा भी एहसास नहीं है कि जिनको आज आप दोबारा से शहीद कह रहे हो, उन दहशतगर्दों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। हम ये कह सकते हैं कि इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करो? हम हरगिज़ नहीं कह सकते और हम कभी भी नहीं कहेंगे, हम इन्हें कभी भी शहीद नहीं कह सकते। और आपके मुल्क में डायरेक्ट अटैक हो रहे थे, आपके फौजी शहीद हो रहे थे, आपके बच्चे, आपकी आबादियां, जो जंग आपकी नहीं थी। उस वक्त जो डिक्टेटर था उसने उसको परवान चढ़ा के आपका बनाया, आप उससे पीछे नहीं हट सकते थे। और अभी भी इतनी हवा जो है सबकी खराब हुई हुई है कि कभी आप ईरान फोन कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज आप नहीं भी करें, आप पे मुसल्लत हो रही है। ठीक है जी, मैं आपसे मैं ब्रेक की तरफ, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है शैला साहब। जब ये कहते हैं एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 2 दफा इनके पास गई, उस वक्त तो आप बड़े खुश थे जब पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था 2013 के इलेक्शन में। ये हमें धमकियां दे रहे थे तालिबान के तुम्हारे जलसों को बॉम्ब से उड़ा देंगे। आपको तो इनकी हमेशा से सपोर्ट थी, उन्होंने आपको अपना नुमाइंदा बनाया था। कैसी बातें करते हैं आप? हमें बता रहे हैं कि अमन क्या है, जिसने जाने दी है पाकिस्तान के अमन के लिए, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया है, जिसने एटॉमिक पावर बनाया है। आप हमें बता रहे हैं कि आपने कश्मीर दे दिया, हमने जो है सलाला चेक पोस्ट बंद करा दी, आपके ऊपर बेसिस देने का इल्जाम आ रहा है, हमने शमसी एयरबेस खाली करा दी, आपके ऊपर जो है वो तरक्की रोकने का इल्जाम आ रहा है, हमने आपको गवादर जो है सिंगापुर से लेके चाइना को दिया इस मुल्क में सी पैक की खातिर। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुफ्तगू आप प्रोग्राम में मुलाहिजा कर रहे हैं, एक तो PDM के जलसे, ऑपोजिशन की सूरत हाल के हवाले से, और फिर अगले हिस्से में हम एक और अहम मामला भी डिस्कस करेंगे। मलिक साहब, बिलावल भुट्टो ने आज जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि एक ही तीर से वोट को इज्जत दो वालों का भी मुकाबला करेंगे और उनके मुताबिक कठपुतली हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे। हम तो सुन रहे थे कि महज चंद इख्तलाफात थे PDM के प्लेटफॉर्म से जो आए, लेकिन अब आप पीपल्स पार्टी का हदफ बन गए हैं, तो एक चैलेंज के तौर पर आप समझते हैं इस बात को? नहीं, अब साहब बिलावल साहब शायद थोड़ा सा
आज बात गलत कर गए, मुझे हक तो हासिल नहीं है कि मैं कहूँ कि गलत बात कर गए हैं। हमारे साथ तो उनका मुकाबला पिछले 35 साल से है और रहेगा। यही एक हकीकत है, यही मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, यही एक नज़रियाती लड़ाई भी है, यही एक मुआशी सोच और फ़िक्र की लड़ाई भी है, यही एक सियासी सोच और फ़िक्र की लड़ाई भी है। अब जो उनका मुकाबला तब्दीली वालों की बात कर रहे हैं, वो तब्दीली फॉर द टाइम बिंग इनकम्बेंट्स के रिमूवल के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। तो उनके साथ लड़ाई की उनकी मैं समझ नहीं, वो तो खुद ही डिस्बैंड होना उन्होंने, उनके डिस्बैंड होने में थोड़ा सा वक्त है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है। और ये प्रॉब्ली आप देखेंगे कि अगले साल के अवाइल से इसके पत्ते गिरना शुरू होंगे। मलिक साहब, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे अब कि ये जो कहा जा रहा था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है आप लोगों का पीडीएम का, ये बात तो सच साबित हो गई? नहीं, मुतहारिब कुव्वतें अपने आप को किसी एक नुक्ते पे इकट्ठा करती हैं। कब करती हैं? कि जब जो एक डॉक्यूमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया हो और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए किरदार के से बाहर निकल के, भले से वो अदलिया का किरदार हो जिस पे एतराज़ किया जा सकता हो, पार्लियामेंट को हो जिस पे एतराज़ किया जा सकता हो, फ़ौज को हो जिस पे एतराज़ किया जा सकता हो, तो उस पर अगर वो लोग जो कि रूल्स ऑफ गेम की बात करें इकट्ठे भी बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी सियासी फिक्र तो इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, लेकिन उनकी ना ही मुआशी फिक्र इकट्ठी होती। लेकिन बहरहाल मलिक साहब, लेकिन अब ये क्योंकि इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं आप लोगों की और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात की, अब हमें बात पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग नजर आ रही है। शहला, अगर भाई साहब आपकी इजाजत से मैं मुख्तसरन इस पे रिस्पॉन्ड लूंगी शहला साहबा का। शहला साहबा, आप किस बुनियाद पर मुकाबला करेंगे आप नून लीग से? आपका क्या मुकदमा है नून लीग के खिलाफ जिसका पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन ऐलान कर रहे हैं? बात यह है कि जब पीडीएम भी मौजूद थी तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और वो इलेक्शन में आएंगी, उन सबसे हमारा मुकाबला होगा। ये क्या बात हुई? और पीएमएलएन से जाहिर है कि बड़ी जमात है। अब आप एक तीसरी पार्टी जो है वो प्रोड्यूस करके अपने तौर पे उसे पॉलिटिकल पार्टी बना के इधर उधर से लोटे जमा करके उससे आप असेंबली में भेज दें तो अवाम बार बार तो बेवकूफ़ नहीं बनेगी। मुकाबला तो यही होगा कि इनको भी उतारा जाएगा, फिर से दोबारा इनको समझाया जाएगा अब की दफ़ा क्या कहना है, ये आला मंजन बेचो, हम अपने नज़रिए के साथ। तो यानी आप वोट को इज्जत दो के नारे की भी तो मुखालफत ही कर रहे हैं। मुख्तसर इस चीज़ का भी जवाब दीजिए। नून लीग और जमहूरी नारा है उनका हमेशा से, ये तो तीसरी एक पार्टी एक अभी आई है मैदान में और इसको सभी ने सेलेक्टेड ही कहा है, लेकिन मुकाबला तो दो बड़ी पार्टीज में ही है। अच्छा शैला साहब, मुख्तसर ये भी बता दीजिएगा, आप बिलावल भुट्टो साहब का अमेरिका जाने के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया है कि सीवी देने जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जा रहे हैं तो क्या एजेंडा होगा उनके इस विजिट का? हम अमेरिका जाने से इतने खुश नहीं होते कि वहाँ के कॉरिडोर में घूमे तो कहें वर्ल्ड कप ले आए, उनकी बात पे हेड डाउन करके आए तो तकरीर अच्छी बना लें। हम ऐसा नहीं करते हैं, ये एक शेड्यूल्ड दौरा था। अच्छा। उसमें जा रहे हैं लोगों, अगर कुछ लोग उस शेड्यूल में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अल्लाह मियां ने मुल्क में जो है कुछ करने की तौफीक अता फरमाए अब्बासी साहब, और ये कुछ आवाम को दे सकें टैक्स। अब्बासी साहब, आप लोग इतने क्यों खौफजदा हो रहे हैं बिलावल भुट्टो के बाहर अमेरिका जाने की बातों पे? वो तो कह रही है स्केड्यूल्ड उनका दौरा है। पहले जो आपने इनसे पूछा कि ये क्यों कह रहे हैं कि इनका गवर्नमेंट से भी मुकाबला है और वोट को इज्जत दो से, तो जाहिर है इन सबको पता है कि अगले 2023 में इनको इमरान खान से मुकाबला करना है और पंजाब का जो वोटर एंटी पीटीआई वोटर है उन पे लड़ाई है इन दोनों का। और उनको पता है कि पीएमएलएन नीचे जा रही है, उनके ख़ानदान में भी इश्यूज़ हैं, शहबाज साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, मरियम साहबा की अपनी पॉलिटिक्स है। पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग जो है वो बिल्कुल गिर रही है तो इनका वोटर इनकी तरफ जाए, इसलिए वो कर रहे हैं। उनको पता है कि इनके साथ रहने से जो भी पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोटर है वो नून लीग से उसने सारी ज़िंदगी दुश्मनी की है, उसने ज़ियाउल हक से मार खाई है और ये तो ज़ाहिर है ज़ियाउल हक के पैरोकार हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी का अपना वोट बचाना चाह रहे हैं बिलावल साहब, इसलिए बात करें। अब पिछले मुझे तो आपने एक पूरे राउंड के बाद बारी दी है, तो शैला साहब बड़ी तारीफ़ करती जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कि उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। बिल्कुल लिया, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, तारीख़ में उनका अच्छा रिकॉर्ड होगा। लेकिन उन्हीं के नाम पे वोट लेने वाले जरदारी साहब ने अपने दौर में 341 ड्रोन हमले करवाए अमेरिका के पाकिस्तान में। अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा है पाकिस्तान में और जरदारी साहब खुश हो रहे हैं, और इस हद तक कि उसामा बिन लादेन जो है उसके यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका के आके मारने पे भी
जरदारी साहब ने खुश हुए कि बड़ा काम हुआ। हम सिर्फ इनको बताना चाहते हैं हाल मुल्क की कौमी अहमियत है, उसका कौमी वकार है, कौमी इज्जत है। क्या हमारा एक दहशतगर्द अगर बरतानिया में है, हम उसको जाके मारें तो बरतानिया वाले खुश होंगे? कभी नहीं कहेंगे। तो ये कौमों की गैरत की बात है, इनको शायद तो समझ नहीं आ रही। क्या कह सकते हैं? बिलावल भुट्टो से क्यों आप लोग इनसिक्योर हो रहे हैं? छोटी सी ब्रेक। अब अगली बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी ये समझती है, जरा बीबी आपने बात की, मैं दरमियान में बोला नहीं। पीपल्स पार्टी समझती है कि इनकी बड़ी पार्टी थी, पंजाब में भी थे, केपी में भी थे, बलोचिस्तान में भी थे, सिंध में भी थे। अब बेचारे रह के तो 2 डिवीजन की पार्टी रह गई है इंटीरियर सिंध की। तो ये शायद इनको पुराना रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि अमेरिका में जाके कहेंगे इमरान खान जो है वो आपके साथ नहीं है, वो वॉर के खिलाफ है, तो हम हैं ना कुर्बानी देने वाले। हमें शायद कोई उनके पॉलिसी मेकर से कोई बात करना चाह रहे होंगे, अपना शायद कद बढ़ाना चाह रहे होंगे, और तो कोई ऐसी लॉजिक नज़र नहीं आती। जब वज़ीर आज़म ने स्टैंड ले लिया कि हम किसी तरह अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी जंग में या किसी हमले में उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि वो इसका पीसफुल आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल रेजोल्यूशन करे। के खिलाफ साजिश करने जा रहे हैं अब्बासी साहब अमेरिका? नहीं, उनका साजिश नहीं, अपना कोई सीवी बेहतर करने जा रहे होंगे ना आगे पीछे जाके। तो वो जाहिर है यहाँ उनका कोई मौकफ तो है नहीं। आपने बेहतर करा लिया कश्मीर देके। नहीं मुझे सुने ना, आप अपनी बारी पे बोलिए, मैं बोला नहीं। आप सुने ना, आपके हाथ में कुछ है नहीं। आप दोनों से कतल के बाद एक मुख्तसर सी ब्रेक लेके आती हूँ। आखिरी एक और भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के कमेंट्स एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम है और मैं चाहूंगी कि हमारे तीनों मौजूद मेहमानों के कमेंट्स इसमें शामिल हो जाएं। वक्त थोड़ा कम होगा। 5 जुलाई है आज, जिसको हमारी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाता है। मलिक साहब, आपका कमेंट पहले। तीसरा कंसेक्यूटिव जमहूरी दौर चल रहा है इस वक्त कि सियासी क़यादत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये सिलसिला चलता रहे और हमें माजी की तरह के हालात कभी ज़िंदगी में दोबारा ना देखने को मिलें, और रुकावटें क्या हैं इसके रास्ते में? जी, मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन के ये समझता हूँ कि जैसे तैसे भी है, बेशक आज का एक बड़ा हाइब्रिड अरेंजमेंट है। आज की गवर्नमेंट एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ये अब्बासी साहब को भी ऐसे ही पता है, जैसे सुबह सूरज निकलता है, रात को शाम में चांद की रोशनी होती है चांदनी रात में। इतनी एक ये हकीकत है कि इनकी गवर्नमेंट एक बराबर जमहूरी हुकूमत नहीं है। तो 3 दिहाइयों के बाद भी अगर हम कमोबेश उसी सफ़र में वहीं खड़े हैं तो बारकैफ सोचने की बात है। थोड़ी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, और तमाम उन लोगों को जमहूरी कदरों में जो बिलीव करते हैं, जैसे मेरी PDM थी जी। आप मुझे सुन सकती हैं? जैसे मेरी PDM थी, और अगर PDM का मौक़िफ़ सिर्फ इमरानी हुकूमत का ख़ात्मा था तो बड़ा ट्रिवियल पर्पज़ था। अगर ये पर्पज़ होता कि ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तौर पे जो 1960s की एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी उसके पैरेलल इसने आना था, तो फिर ये एक बड़ी तहरीक थी, चाहे एक लंबे अरसे के लिए चलती, और इसके मकासद ये होते। तो बारकैफ 1977 का वो वक्त, 12 अक्टूबर 1977 ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दिया जाता है तो मुल्क की तारीख में वो स्याह दिन होते हैं। अल्लाह उस वक्त से बचाए कि दोबारा ऐसी कैफियत ना हो। जी अब्बासी साहब, हमें नज़र आती रही बहुत एक डिवीज़न नज़र आती है सियासी जमातों के दरमियान। बातचीत खासकर आपके दौर में भी बड़ा कम हमें वो माहौल नज़र आया जहाँ बातचीत हो। अलबत्ता अस्करी क़यादत का जहाँ मामला आ जाए, जहाँ कौमी सलामती का इजलास आ जाए, वहाँ सब हमें इकट्ठे नज़र आए। किस हद तक जिम्मेदारी एक तो हुकूमत के ऊपर भी आती है, और आपके क्या गिले शिकवे हैं इस हवाले से, और किस तरह मेक श्योर किया जा सकता है कि जमहूरी तसलसल जारी रहे? मैं मलिक साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप आई, ना सिर्फ उन डिक्टेटरशिप ने मुल्क को बर्बाद किया, बल्कि ऐसे डमी बंदे पर तैयार कर दिए कि जिन्होंने इस मुल्क को साथ खिलवाड़ किया, और चूँकि वो सियासी प्रोसेस से नहीं आए थे इसलिए उन्होंने फिर वही किया जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है कि ज़िया-उल हक लेके आके बिठा दिया, उसके बाद उन्होंने आके लूट मार की और आखिर में सारा यहाँ मुल्क का बर्बाद किया और पैसा लूट के बाहर चले गए। तो अब पिछले जो 3 टेन्योर है उसमें कोशिश हो रही है कि जमहूरियत का तसलसल हो। जमहूरियत में जितना बुरा मुशर्रफ को कहें उतना ही बुरा ज़िया-उल हक को कहते हैं, और जितना मुशर्रफ की कोई बाक़ियात थी
उसी तरह जो ज़िया की बाकियात आज बैठी हुई हैं, हमने सब ने उससे लड़ना है। अल्लाह का फजल है, हम एक जद्दोजहद करके एक जमहूरी लीडर के पीछे आए जिसने 22 साल जद्दोजहद की है और पाकिस्तान में वो लड़ के आया। और ऐसे लोग नहीं है जैसे शाहिद खान साहब 3 दिन पहले भी कह रहे थे कि 2013 का इलेक्शन मैं दाखिल करके आऊं, मेरा क्या कर लोगे? जी सॉरी जी, मैं शैला साहब का भी तो कमेंट चाहती हूं जी। कोशिश करें कि पाकिस्तान को मजीद जमहूरियत के सफर और एग्री कर रहे हैं आप मलिक साहब से। शैला साहबा, आज भी हम ये बहस सुनते हैं कि जमहूरी सिस्टम होना चाहिए या नहीं, आप समझती हैं कि हम आगे बढ़े हैं या फिर अभी भी कहीं बीच में ही है मौजूद? देखिए, मैं कहती हूँ कि जितनी भी फ्रेजाइल जमहूरियत हो वो आमरीत से अच्छी है। शैला साहब, आपको आवाज आ रही है? ये तो है कि हम एक सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इतना फ्रेजाइल होता जा रहा है क्योंकि ट्रू सियासतदानों का रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था उनका इस पे कमेंट। और मैं सलाम पेश करती हूँ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कि उन्होंने एक आमिर के हाथों मरना पसंद किया, लेकिन तारीख में मरना पसंद नहीं किया गया। और मैं ये इनको बताना चाहती हूँ कि हमारे जरदारी साहब के दौर में तालिबान 20 किलोमीटर दूर रह गए थे। जब जो कोई चोर जो है आपके घर में आपकी जान लेने लगे, आपको मारने लगे, तो कैसी भी इमदाद आपको अच्छी लगेगी। जमहूरियत पे भी कमेंट कर ले शरद जी। कोई ड्रोन हमला अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करता। हमारे पास फौज थी, उसी ने उसको मेरे साफ पास किया वक्त खत्म है। एक कमेंट शैला साहिबा, जमहूरियत महफूज है आज के दौर में, मौजूदा वक्त में? जी नहीं, मैं नहीं समझती। सिर्फ पार्लियामेंट में आके नुमाइंदगी जरूरी नहीं है, अवाम के हक की बात होनी चाहिए, अवाम के फैसलों के मुताबिक जो है वो हुक्मरान होने चाहिए, सेलेक्टेड नहीं। जमहूरियत अवाम के लिए होती है जो पीटीआई ने डिलीवर किया है। ये नवाज शरीफ साहब के खानदान के 5 बंदे और नून लीग पीपल्स पार्टी के अगर भुट्टो खानदान के 6 बंदे बैठ जाए, इसको मैं जमहूरियत नहीं समझता, इसको मैं मौरूसियत समझता हूँ। अब्बासी साहब, आप गुस्सा क्यों करते हैं? अब्बासी साहब, सच बोला जाता है। नहीं गुस्सा नहीं। इनको पता क्या नहीं है खानदान है ये, कौन सी जमहूरियत है? मेरे पास एक घर के 6 बंदे, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा जब मलिक साहब से भाई साहब ने इत्तेफाक किया तो मुझे लगा ये बहस हमारी बड़ी जबरदस्त होगी, तीनों सियासतदान एक दूसरे से इत्तेफाक करेंगे। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा, मलिक साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।